हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पिछले वीडियोस में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बात की थी, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। टॉपिक है हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर मोशन के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला पढ़ा था। सपोज करें ये एक पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास हम m कंसीडर करें यहाँ पे, और अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v के साथ, तो अगर हम इस कंप्लीट बॉक्स की बात करें विदाउट इसकी टायर को हम स्किप करते हैं यहाँ पे, क्योंकि टायर की जो मोशन होगी वो रोटेशनल होगी। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ m v², ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, या लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। क्या हो कि अगर हम यहाँ पे एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करें, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे कंसीडर करूँ एक रोटेटिंग डिस्क को, सो लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क को कंसीडर किया है। ये बीच वाली लाइन जो होगी ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलवाएगी, ठीक है। तो ये जो डिस्क है सपोज करें ये रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। सो ओमेगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर स्पीड यानी कि वेलोसिटी को, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी आप कह सकते हैं इसको, ओके। सो विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी। और अगर हमसे कहा जाए कि इस रोटेटिंग डिस्क का जो रोटेट हो रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी सेंटर वाली जो पॉइंट है यानी कि सेंटर ऑफ मास वाली पॉइंट के अबाउट ये डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है। सपोज करें एक्सिस से लेके यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये कहलवाता है रेडियस, और इस कंप्लीट डिस्क का जो मास है वो हमें बताया जा रहा है मास, इसका m है, और इसका जो रेडियस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r के साथ। तो व्हाट इज दी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क। इस डिस्क की हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जो सिंपल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिंपली रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले हम इसकी जनरल डेरिवेशन की बात करेंगे एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर। तो अगर हम सिंगल पार्टिकल की यहाँ पे सिंपली बात करें तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सपोज करें ये जो मैंने डिस्क कंसीडर की है, ठीक है, इसकी हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे अगर आप गौर से देखें तो इस एक्सिस के अबाउट वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल कंसीडर करूँ, ये वाला पार्टिकल, ठीक है, तो इसका एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा लेट्स सपोज इसको मैं r1 कंसीडर कर रहा हूँ। फिर ये दूसरा पार्टिकल हम सपोज करेंगे, इस पार्टिकल का मास मैं m1 यहाँ पे कंसीडर करूँगा, इस पार्टिकल का मास हो जाएगा m2, और इसका सेपरेशन जो है वो r2 कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से तीसरा पार्टिकल ये हो जाएगा जिसका मास हम m3 कंसीडर करें, और इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा r3। तो यहाँ से मैं एक रैंडम पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ जो है m1। तो अगर मैं इस m1 पार्टिकल को यहाँ पे डायग्राम के जरिए लिखूँ तो ये वाला जो पार्टिकल था m1, एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो हमने कंसीडर किया था वो था r1, और ये अगर डिस्क जो थी वो रोटेट करेगी तो ये जो पार्टिकल m1 है ये परफॉर्म करेगा एक सर्कुलर मोशन, और ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को, ओके। सो अगर ये पार्टिकल m1 जिसका मास है अगर ये मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे v के साथ, ये लीनियर वेलोसिटी होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का सिंपली हमारे पास फार्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे m रिप्रेजेंट करेगा इस पार्टिकल के मास को, तो हम इसको m1 कंसीडर करेंगे, और v रिप्रेजेंट करेगा इस पार्टिकल की वेलोसिटी को, तो हम इसको v1 कंसीडर करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फर्स्ट पार्टिकल। तो अगर हम यहाँ पे v1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये मूव करेगा इस सर्कुलर ट्रैक के अराउंड, तो ये जो v है ये रिप्रेजेंट करेगी बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी को, जो बराबर हो जाएगी r इंटू ओमेगा के साथ, क्योंकि ये जो पार्टिकल था ये पार्टिकल बेसिकली हमने कंसीडर किया था इस डिस्क का पार्टिकल। तो ये सारे जो पार्टिकल है ये मूव करेंगे विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो डिस्टेंस था ये था r1, और ओमेगा तो सबकी कांस्टेंट ही होगी, तो इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m1, और v1 की जगह पे यहाँ पे जो v1 है इसको हमने कंसीडर किया है फर्स्ट टेंजेंशियल वेलोसिटी,
उसका वैल्यू था R1 इंटू ओमेगा। तो अगर यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करें ये वैल्यू तो ये हो जाएगा R1 ओमेगा, और V के ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क ये हो जाएगा 1/2 m1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। तो जब हम सेकंड पार्टिकल की बात करेंगे तो सेकंड पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, वो होगी 1/2 m2 R2 स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लास्ट पार्टिकल की बात करें जो nth पार्टिकल होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हमें इस डिस्क की कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी चाहिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे यहाँ पे। सो टोटल रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 इन सब के अंदर कॉमन है। ओके जी, और यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर अप टू mn Rn स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, अगर आप इसको देखें m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर, तो m1 R1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये चीज़ कहलवाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क। तो इस रोटेटिंग डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका यहाँ पे हर एक पार्टिकल का सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, ये होता है mn Rn स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू 1। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ से हमें रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी का सिंपली फार्मूला मिल जाएगा जो होगा 1/2, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला आ गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके जी, तो यहाँ से हमने एक डेरिवेशन ये सॉल्व की कि इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी 1/2 I मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें, अगर इस फार्मूले को आप देखें यहाँ पे, तो ये फार्मूला जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा था लीनियर काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2, m यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लीनियर मास को, लीनियर मास, और v जो है वो रिप्रेजेंट करती है लीनियर वेलोसिटी को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो है वो प्रोडक्ट होती है हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर के। इसी तरीके से अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट होती है एंगुलर मास, हाफ ऑफ एंगुलर मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी के। क्योंकि यहाँ पे जो I होगा, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसके साथ, तो ये बन जाएगा फार्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये I जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर मास को, एंगुलर मास, जिसका दूसरा नाम होता है रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। और जो ओमेगा है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप इन दोनों फार्मूलाज के अंदर रिलेशन देख सकते हैं कि ये एनर्जी होगी जब पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, काइनेटिक एनर्जी, और ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये एक्सप्रेशन उस पार्टिकल के लिए जो रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगा। अब अगर पार्टिकल के अंदर दोनों मोशन साइमल्टेनियसली पाई जाएं, जैसे कि अक्सर आप देखते हैं जितनी भी गाड़ियां हैं उसके अंदर जो टायर्स लगे होते हैं, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द अगर रोड हम उसको देखें, अकॉर्डिंग टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन देखेंगे तो वो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रोड के रेस्पेक्ट में देखें तो वो टायर जो है वो अपनी जगह पे घूम भी रहा है, स्पिन भी कर रहा है, उसके साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो ये जो मोशन होगी ये प्योर रोलिंग नहीं होगी। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी मोशन जिसके अंदर पार्टिकल जो हो वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो। लेकिन जो भी हम मोशन कंसीडर करेंगे यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर लीनियर प्लस में रोटेशनल मोशन को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो चलें इस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पे मिटा लूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लें। इस पे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज जो मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया था उसी पे हम क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे। सो लेट्स सपोज ये एक रोटेटिंग डिस्क है, ठीक है, तो लेट्स वी कंसीडर इफ दिस इज द रोटेटिंग डिस्क, यहाँ आप इसको रोटेटिंग सिलेंडर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मैं इसकी एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गई इसकी एक्सिस। अगर हमसे कहा जाए कि अगर ये रोटेटिंग डिस्क जो है ये रोटेट कर रही है विथ ओमेगा ऑफ अ 10, सॉरी मार्कर चेंज कर, विद एंगुलर स्पीड ऑफ अ 10 रेडियन
पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है और उसका मास हमें बताया जा रहा है वो जो है 10 किलोग्राम। और इसका जो रेडियस है एक्सेस से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है रेडियस, ये बताया जा रहा है, सपोज करें 0.5 मीटर। देन कैलकुलेट आई एंड काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग डिस्क along axis of a rotation that passing through its center of मास, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस क्रॉस हो रही है उसके अबाउट ये डिस्क जो है रोटेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सॉलिड डिस्क कंसीडर की है, सो दिस इज दी सॉलिड डिस्क। तो इस केस के अंदर हमें इसकी आई और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड डिस्क, फॉर सॉलिड डिस्क, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है हाफ mr², ठीक है। इसके जरिए हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। m का वैल्यू मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है 10 किलोग्राम इंटू r²। r का वैल्यू है यहाँ पे 0.5, इसका हम स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये बन जाएंगे 5 किलोग्राम इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, अगर हम यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो ये बन जाएगा 125, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो दो नंबर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। बेसिकली ये 0 पॉइंट यानी कि मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया है तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिल गया जो है 1.25 किलोग्राम इंटू meter square. So this is the moment of inertia of a dead rotating disc which have a mass 10 kilogram and radius of 0.5 meter. अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम आई मिल गया यहाँ पे तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे जो कि बराबर था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो 1/2 आई का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया है जो है 1.25 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा के साथ। तो ओमेगा का वैल्यू हमें बताया जा रहा है यहाँ पे 10 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 का स्क्वायर यहाँ पे, इसको अगर फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 100। तो ये 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो ये बन जाएंगे 50 रेडियन स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 1.25 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.25, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर ना करूँ तो ये बन जाएंगे 125 टाइम 50, ठीक है। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 50 तो ये हो जाएंगे 25, 2 ऊपर तो ये हो जाएंगे 12, 2 6 यानी कि 6250। अगर हम यहाँ पे मैंने पॉइंट कंसीडर नहीं किया, ठीक है, ये 1.2 था तो इसको पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 62.5, यानी कि रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी जो इस डिस्क की मिल जाएगी हमें यहाँ पे वो होगी 62.50 जूल, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे इस डिस्क की जो रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी थी वो मिल गई 62.50 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर जो है क्वेश्चन है जो है उनको ट्राई कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से आप नोट कर लें, फर्दर हम दूसरा क्वेश्चन इस पर ट्राई करेंगे। हमने जो केस डिस्कस किए थे उसके ऊपर हमने बात की कि जब भी कोई रोटेटिंग डिस्क हो, जो प्योर रोलिंग मोशन हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला ड्राइव किया। अब हम डिस्कस करेंगे अगर कोई पार्टिकल रोटेशनल और उसके साथ लीनियर मोशन परफॉर्म करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल जो है वो कंसीडर करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल ये कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज करें ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्फेयर कंसीडर कर रहा हूँ जिसका हम मास यहाँ पे m कंसीडर कर रहे हैं और ये स्फेयर मूव कर रहा है यहाँ पे विद वेलोसिटी ऑफ v के साथ, विदाउट
फ्लिपिंग, ठीक है। तो विदाउट फ्लिपिंग के हिसाब से अगर ये इसका मास m और वेलोसिटी v है, तो जब ये मूव करेगा तो इसके पास जो है वो दो मोशन होंगी। एक मोशन अगर हम इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो ये बॉल अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है स्फेरिकल बॉल। तो हम जो बॉल है इसको हम यहाँ पे सॉलिड कंसीडर करेंगे, सॉलिड नेचर का हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, तो इसको हम सॉलिड स्फेयर भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फेयर है जिसको मैंने स्फेरिकल बॉल का शेप दिया यहाँ पे, मास m वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है। लेट सपोज इसका जो रेडियस है 20 से लेके यहाँ पे जो लाइन बनेगी, इस रेडियस को मैं यहाँ पे r के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके मास को हम m के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के पास इस केस में दो काइनेटिक एनर्जी होंगी। अगर हमसे इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन वाली लिखेंगे, जो होगी हाफ इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसकी लीनियर वेलोसिटी जो थी v² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई करेंगे इसको ओमेगा के साथ। यानी जाहिर सी बात है जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, हम ये कंसीडर करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी एक्सिस के ऊपर, इसकी जो डायमीटर के अलॉन्ग जो एक्सिस होगी, सपोज करें अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे आपने गाड़ी का टायर देखा होगा ना, तो गाड़ी के टायर को अगर हम रोड के रेस्पेक्ट में देखें तो वो आगे भी बढ़ेगा और उस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो वो घूम भी रहा होगा, ठीक है। तो इस गाड़ी के पहिए का हम यहाँ पे मिसाल भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके जी, सो mv² + 1/2 I × ω²। तो ये हमें इसका फार्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सॉलिड स्फेयर कंसीडर किया है, ठीक है, तो सॉलिड स्फेयर वाले केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी वो बराबर हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/2 mv² + 1/2 आई यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डेड पार्टिकल विच परफॉर्मिंग लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ पे लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन जो परफॉर्म कर रहा है वो स्फेरिकल बॉल है जिसको हमने सॉलिड स्फेयर कंसीडर किया। यहाँ आप इसको फ्लाईव्हील भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सॉलिड स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा वो बराबर होता है 2/5 mr²। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक मेंशन कर दूंगा, ऊपर या नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया के नाम से, ठीक है। तो 1/2 आई का वैल्यू हम पुट करेंगे जो था 2/5 mr² × ω², ठीक है। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग सॉलिड स्फेयर, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2, ये हम सेम रखेंगे mv² प्लस इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2/10 mr² × ω²। अगर हम इसको जनरलाइज फार्मूले में लिखने की कोशिश करें, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे भी mv का टर्म लिखें तो इसको हम यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मेरा ये जो पार्टिकल आगे मूव कर रहा था इसके पास एक वेलोसिटी थी v, ठीक है। अगर आप देखें तो इसके पास एक दूसरी वेलोसिटी भी होगी क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे घूमेगा, तो इसके पास दूसरी जो वेलोसिटी होती है वो होगी ओमेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v जो है वो बराबर होता है r ओमेगा के, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये भी कह सकते हैं ओमेगा बराबर होता है v/r के। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, या आप ये पुट करें v बराबर है r ओमेगा या ओमेगा बराबर है v/r, दोनों से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा 1/2 mv² प्लस 2/10। अच्छा, तो m हम रिमेन सेम रखेंगे r²। अब मैं ओमेगा की जगह पे ये रखूँगा v/r। ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है तो v के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, r के ऊपर भी, यहाँ से r² में से कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग जो हमें यहाँ पे फार्मूला मिलेगा। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगी 1/2 mv² प्लस इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये था 2/10, ये सही है था, हाँ सही है, 2/5, ओके ठीक है। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम इसका सिंपल आंसर निकाल सकते हैं जो हो जाएगा mv², ठीक है। फर्दर अगर हम इसकी एलसीएम निकालें तो इसकी एलसीएम निकल जाएगी यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, एलसीएम यहाँ पे निकलेगी 10, इस पर टेबल लगेगा 5 टाइम तो ये हो जाएगा 5 mv² प्लस ये हो जाएगा 2 mv², दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/10 mv²। तो इस रोटेटिंग स्फेरिकल बॉल या जो हमने गाड़ी का पहिया यहाँ पे कंसीडर किया है, इसका शेप भी बेसिकली सॉलिड स्फेयर की तरह होता है, उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 7/10 mv²। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमसे कहा जाए, लेट सपोज अगर ये पार्टिकल जो था, इस पर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सपोज करें ये एक गाड़ी का पहिया है, ठीक है, रोटेटिंग व्हील, और हमसे कहा जा रहा है कि इसका जो मास है सपोज करें वो है 5 किलोग्राम,
और ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज ये आगे बढ़ रहा है विद स्पीड ऑफ v हमें बताई जा रही है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा जा रहा है बताए इसकी व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब आप देखें कि ये जो हमने कंसीडर किया यहाँ पे रोटेटिंग व्हील, अब ये अगर सरफेस पे मूव कर रहा है तो इसके पास दोनों मोशन होंगे, गाड़ी के पहिए के पास रोड के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको देखेंगे तो इसके पास लीनियर मोशन और एक्सिस के अबाउट इसके पास रोटेशनल मोशन होगी। क्योंकि यहाँ पे हमने गाड़ी का टायर कंसीडर किया है तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं सॉलिड स्फेयर, और अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था टोटल काइनेटिक एनर्जी का, जो हमारे पास फार्मूला आया था वो था 7/10, तो ये था 7/10 mv²। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे 7/10, m का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे जो है 5 किलोग्राम, और v का वैल्यू जो है वो हमें बताया जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये बन जाएगा 7/10 5 किलोग्राम इंटू इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्दर अगर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये बन जाएगी 20। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएंगे 7/10 इंटू 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 2, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग व्हील हो जाएगी यहाँ पे 14 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 14 जूल। तो इस रोटेटिंग व्हील की जो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, टोटल काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड और सरफेस, वो हमें बताई, वो जो कितनी मिली है यहाँ पे 14 जूल। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिफरेंट केसेस पे। ज़्यादातर इस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों, एक रोटेटिंग डिस्क हो और दूसरा टिन हुप हो, अगर उसको हम एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर उसको छोड़ें सर्टेन हाइट के ऊपर, तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैंने पिछले क्लास में हमको पढ़ाया था। जिस भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी रोटेशन कम होगी और वो नीचे पहुंचने में टाइम ज्यादा लेगा। अगर किसी भी सॉलिड स्फीयर यानी कि सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होगा, रिजिड ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसके अंदर रोटेशन ज्यादा होंगी और कम टाइम के अंदर नीचे पहुंचेगा, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं, पहले मैं इसको मिटा लूं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर जो रिजिड बॉडी हो, अगर हम उसके सर्टेन हाइट के साथ एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर हम उसको छोड़ें तो जितनी भी रिजिड ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्फेरिकल हो या डिस्क हो, तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे बॉटम पे टच करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्पेल ठीक करेंगे, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंक्लाइन प्लेन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे ग्राउंड लेवल और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन को ड्रॉ करेंगे हम। तो ये हो गया यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करूँगा। पहला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वो होगा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे इसको डिस्क भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई यहाँ पे सॉलिड डिस्क, ठीक है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रिजिड ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करें वो एक रिंग भी हो सकती है, या आप इसको थिन हुप भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गया है यहाँ पे थिन हुप, ठीक है। दोनों के मास और रेडियस हमने एक जैसे कंसीडर किए और जिस हाइट से इसको ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं उस हाइट को हम यहाँ पे h कंसीडर करेंगे। तो हम देखना चाहते हैं इन दोनों पार्टिकल में से, रिजिड ऑब्जेक्ट्स में से सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा। जिसकी वेलोसिटी स्पीड ज़्यादा होगी बॉटम पे वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखेंगे। पहले हम निकालेंगे सॉलिड सिलेंडर की, तो सॉलिड, उसको मैं डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉलिड डिस्क, और फिर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो इसको आगे लिख के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सॉलिड डिस्क, तो ये बराबर हो जाएगी 1/2 mv² प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड डिस्क। तो सॉलिड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेसिकली वो बराबर होता है 1/2 mr² के। तो ये हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने सीखा था कि ओमेगा की जगह पे यहाँ पे हम
पुट कर सकते हैं v/r। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1/2 mv² प्लस, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो ये फार्मूला होता है यहाँ पे 1/2 एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। 1/2 I इंटू ओमेगा ये फार्मूला था ना, 1/2 I इंटू ओमेगा²। तो वो ये 1/2 हमने सेम लिखा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर भी 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मरतबा 1/2 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सही हो गया, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 mr²। ओमेगा की जगह पे हम v/r पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v² डिवाइड बाई r²। तो r² यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। फर्दर जो इसका आंसर मिलेगा हमें वो हो जाएगा 1/2 mv² प्लस ये हो जाएगा 1/4 mv²। इसकी हम LCM निकालेंगे यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सॉलिड डिस्क बराबर हो जाएगी, LCM आ जाएगी इसकी 4, इस पर टेबल लगेगा तो ये हो जाएगा 2mv² प्लस mv²। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3mv² डिवाइड बाई 4। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर जो वैल्यू आ रहा है वो है 3/4 mv²। तो यहाँ से अगर हमें v चाहिए तो v का सिंपली जो वैल्यू मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखें जो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड डिस्क ये कहलवाएगी इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले देखिए एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, तो इसके पास यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी सर्टेन हाइट पे, और जब ये नीचे आएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हम कहेंगे ये जो इसके पास एनर्जी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है इसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन को स्किप करें, फ्रैक्शन निगलेक्ट कंसीडर करें, तो ये काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होंगी mgh के। तो इसका हमें जो वैल्यू मिला है यहाँ पे वो है 3/mv², ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें v का वैल्यू चाहिए तो सिंपली हम 3/4 और m को यहाँ पे लिख के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको मैं कैपिटल M के साथ लिखूंगा तो m में से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे बचा था सिंपली gh और ये हो जाएगा 4/3 और इसके अंदर हम ये हो जाएगा सिंपली v²। अगर स्क्वायर कैंसिल करना है तो अंडर रूट बोथ साइड लगाएंगे तो यहाँ से सिंपली v का आंसर आ जाएगा √4gh/3, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल गया यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दिस सॉलिड डिस्क। इसी तरीके से अगर हम थिन हुप की बात करें तो थिन हुप की वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो उस केस में हम पहले इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, जो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। वो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो ये हो जाएगा mgh। अच्छा तो ये गलती हो रही है मुझसे, इसको मैं कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का जो मास मैंने है वो कंसीडर किया है कैपिटल M के साथ। ओके जी, सो ये हो जाएगा mgh बराबर हो जाएगा 1/2 mv² प्लस 1/2 और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2, बार बार हमने लिखा भी था पीछे, I इंटू ओमेगा²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बराबर होता है mr² के। तो हम सिंपली इसका वैल्यू रखेंगे जो हो जाएगा mr²। ओमेगा का वैल्यू हमें पता है वो हो जाएगा v²/r²। तो r² में से कैंसिल, यहाँ से आप देखें 1/2 mv² और यहाँ पे बचा 1/2 mv²। तो यहाँ पे m 1/2 दोनों में से कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं mgh, ये हो गया 1/2 mv² प्लस 1/2 mv², ठीक है। यहाँ से देखें mm कॉमन है तो m को मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे क्या बचा gh 1/2 इसकी LCM निकलेगी, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा सिंपली 2m, सॉरी m यहाँ से कैंसिल हो गई तो यहाँ पे सिंपली बचा था v²। सो ये 2 में से 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। v² का जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वो है gh। स्क्वायर खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ से v का जो वैल्यू आ रहा है सिंपली वो है सिंपली gh अंडर रूट gh के बराबर। अब मिसाल के तौर पे अगर हमसे कहा जाए कि सपोज करें इसकी हाइट जो है वो है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर के ऊपर 10 मीटर हाइट पे अगर हम इन दोनों को छोड़ें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तो सबसे पहले नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा, तो डेफिनेटली जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, सॉलिड डिस्क की। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ये स्लो रोटेशन करेगा जिसकी वजह से इसको ज़्यादा टाइम लगेगा बॉटम तक पहुँचने में। सपोज करते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ से हमें एक पता चल गई कि इन दोनों की जो स्पीड है, बॉटम पे पहुँचने वाली जो स्पीड है वो इनके मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो मास कितना भी आप बढ़ा रहे हैं, इसको कम रखें या इसको ज़्यादा रखें, इन दोनों को जब आप यहाँ पे छोड़ेंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तो सबसे पहले जो यहाँ पे रिजिड ऑब्जेक्ट्स नीचे पहुँचेगा इन दोनों केसेस में वो होगा सॉलिड डिस्क। तो अगर हमसे कहा जा रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है जहाँ से हम इसको छोड़ें वो है 10 मीटर, तो हमें पता नहीं है कि इसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी बॉटम पे पहुँचने के वक्त। तो अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क का फार्मूला हमारे पास ये था, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये था 4 मल्टीप्लाई बाय, सपोज करें यहाँ पे मैं g का वैल्यू जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
और हमें h बताई जा रही है यहाँ पे जो है 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 4 × 10 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से हम इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएंगे 100। अब 100 का भी अंडर रूट निकल सकता है जो हो जाएगा 10, और रिमेनिंग जो बचा था वो होगा 1/√3। ठीक है। सो v का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 20 × 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ये हमें वेलोसिटी मिल गई बॉटम पे पहुंचने के बाद इस डिस्क की। ठीक है। अब आते हैं इस थिन हुप की हम वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ अ थिन हुप का फार्मूला था √gh, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू भी हमने 10 कंसीडर किया। तो ये हो जाएंगे 100 का अंडर रूट निकलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ अ हुप। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा वो पार्टिकल सबसे पहले नीचे पहुँचेगा। ठीक है। तो अब हम इस पे एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करेंगे। तो पहले आप ये इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटा लेता हूँ, लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करें। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, इफ अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर एंड थिन हुप। ठीक है। तो 3 रिजिड ऑब्जेक्ट्स की बात की यहाँ पे की जा रही है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर एंड थिन हुप। ठीक है। थिन हुप को आप यहाँ पे रिंग भी कंसीडर कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगर आपने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है तो वही उसका हुप का भी सेम ही होगा। ओके। रोलिंग डाउन फ्रॉम हाइट h of n incline, all has mass m and radius r. Calculate ratio of kinetic energy. तो इन तीनों सॉलिड स्फीयर का जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा। चलो इसको हम ऑप्शन भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ 3/20 रेशो 7/20 और 1/20। ऑप्शन बी 3/20, 9/20 और 7/20। ऑप्शन सी 14/20, 15/20, 20/20 यानी कि 1 रेशो ही होगा। और ऑप्शन डी जो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है वो है 1/10, 3/10 एंड 7/10। तो पहले आप इसको ट्राई करें, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। इजी क्वेश्चन है जी। ओके जी। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, वो एक स्फीयर है। ठीक है। तो ये हमने एक स्फीयर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है। तो ये हो गया स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 2/5 mr²। एक चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि इन सब के मासेस और रेडियस एक जितने हैं, तो यहाँ पे mr² हम इसको कंसीडर करेंगे। दूसरा जो हमें यहाँ पे रिजिड ऑब्जेक्ट्स बताया जा रहा है वो है सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका डायग्राम बनाने की। तो ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया सॉलिड सिलेंडर, इसका रेडियस r और इसका मास जो है वो m कंसीडर किया गया है। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला बनेगा वो होगा 12 mr²। और लास्ट में हमें बताया जा रहा है थिन हुप। सो थिन हुप या थिन रिंग। ठीक है। तो आप इसको रिंग भी कंसीडर कर सकते हैं या हुप भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका रेडियस r और इसका मास m हमें बताया जा रहा है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंपली फार्मूला निकलेगा वो होगा mr²।
स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक चीज़ और, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को हम इंक्लाइन प्लेन से जो है ना सर्टेन इक्वल हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब इस केस के अंदर हमें पता है जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी mgh, जो इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सर्टेन हाइट पे, वही कन्वर्ट हो जाएगी इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो पहले हम इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर की हमने काइनेटिक एनर्जी अभी भी निकाली थी, तो जल्दी मैं इसको पुट कर देता हूँ। लीनियर काइनेटिक एनर्जी mr² प्लस रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, तो ये बराबर था 1/2 काइनेटिक एनर्जी। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे I ω²। I बराबर है इसमें 2/5 mr² इंटू ओमेगा, वो बराबर था v² डिवाइड बाई r²। तो r में से कैंसिल, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैंने पीछे भी सिंप्लीफाई किया था, मैं अभी यहाँ पे इस पर जल्दी करूँगा इसको। तो ये हो जाएंगे 2/10, इसकी एलसीएम निकलेगी यहाँ पे, वो हो जाएगी 10, इस पर टेबल लगेगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा mv² प्लस में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10 1 टाइम टेबल लगेगा, ये हो जाएगी 2mv²। तो इसका फार्मूला आ जाएगा 7/10 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी मिल गई सॉलिड स्फीयर की। अब आते हैं सॉलिड सिलेंडर के ऊपर। तो सॉलिड सिलेंडर की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर आप देखें तो इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I इंटू ओमेगा²। I इसकी बराबर है 1/2 mr² इंटू ओमेगा², ओमेगा यानी कि v² डिवाइड बाई r²। तो r² से कैंसिल। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे 1/2, तो इसकी हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। तो सिंपली इसकी एलसीएम निकलेगी 4, इस पे टेबल लगे जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2mv² प्लस यहाँ पे 4 1 टाइम टेबल, तो ये हो जाएगा mv²। तो फर्दर इसका सिंप्लीफाई आंसर करेंगे, इसका सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा 3/4 mv²। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई सॉलिड सिलेंडर की। अब आते हैं थिन हूप के ऊपर। सो थिन हूप की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर हो जाएगी इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो था 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा² v² डिवाइड बाई r²। तो r² से कैंसिल, यहाँ पे 1/2 m², ये भी है 1/2 m², तो दोनों का एलसीएम निकलेगी 2, तो ये हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 2mv² प्लस mv²। तो ये हो जाएंगे 2/2 mv², 2 में से 2 कैंसिल। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा mv², ठीक है। अब देखिए हमसे यहाँ पे रेशो पूछा जा रहा है सिंपली। तो इस केस के अंदर अगर आप इसका रेशो देखें, देखिए mv² इसके अंदर भी कॉमन है, mev² इसके अंदर भी कॉमन है, और mv² यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका अगर हम रेशो देखें तो इसका रेशो आ रहा है 7/10, किसका, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का। फिर सॉलिड सिलेंडर की बात की जा रही है, तो सॉलिड सिलेंडर का रेशो आ रहा है यहाँ पे 3/4, और अगर हम यहाँ पे थिन हूप की बात करें तो उसका रेशो आ रहा है सिंपली 1/1। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे 20 और वहाँ पे 10 है, तो ये तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम इसकी एलसीएम निकालें, ठीक है, होल नंबर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसकी एलसीएम निकलेगी 20, ठीक है। तो एलसीएम निकल गई 20, तो 2 टाइम टेबल लगेगा इस पर, तो ये हो जाएंगे 14/20, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसकी एलसीएम 20 निकली थी, तो ये 5 टाइम टेबल इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15/20, और ये हो जाएगा 20/20। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे, ए चेक करें, नहीं बी, सी ऑप्शन चेक करें। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, 14/20 रेशो 15/20 रेशो 20/20। तो जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।